Okay, so let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Um, welcome to the course. Welcome to PUCIT. First of all, this is your first class at PUCIT. Welcome to the course CS568 Deep Learning. मेरा नाम नज़र ख़ान है. कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग. कोर्स का नाम डीप लर्निंग है और इस लेक्चर में we'll have an introduction to the course and we'll also cover a little bit of the biological background कि हमारे माइंड्स और हमारी बॉडीज़ कैसे काम करती हैं, ताकि हम फिर देख सकेंगे ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम्स को हम कॉपी कर सकें और ऐसी मशीन्स ऐसी बना सकें जो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ की तरह लर्न कर सकें. Okay, so let's start with intelligence. There's a scientist by the name of Hans Moravec. He has coined this paradox कि जो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं कंप्यूटर को सिखाना, वो वाली चीज़ें हैं जो एक 2 साल का बच्चा पहले ही सीख चुका होता है. देखना, सुनना, हंसना, उठना, बैठना, बैलेंस करना, चीज़ों को हाथ लगाना, चीज़ों को फील करना, चीज़ों को ग्रास्प करना, ये कई दफ़ा 6 महीने में, साल में बच्चे सीख जाते हैं. लेकिन कंप्यूटर को इस तरह के स्किल्स सिखाना जिसमें चीज़ों को सेंस करना और अपनी बॉडी को कंट्रोल इस तरह से कर लेना कि आप दुनिया को चेंज कर सकें, मतलब चीज़ उठा के अपने पास ला सकें, अपने से दूर कर सकें, इस तरह के जो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं, वो जो बच्चा 6 महीने, साल, 2 साल में हासिल कर लेता है, कंप्यूटर को ये वाले स्किल्स सिखाना बहुत मुश्किल है. कंप्यूटर नंबर्स ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बहुत अच्छे, लेकिन इस तरह के स्किल्स सिखाना उसको बहुत मुश्किल लगता है. जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके पास यूनिकली ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं. हम लोग मेटाफोर यूज़ करते हैं, हम लोग शायरी यूज़ करते हैं, हम लोग सैटायर यूज़ करते हैं, हम सार्काज़म समझते हैं, हम बातों में डबल मीनिंग को समझते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेट मी गूगल दैट फॉर यू. अब लिटरली तो है कि अच्छा मैं एक चीज़ है उसको सर्च कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर सार्काज़म छुपा हुआ है कि ये तो तुम खुद भी गूगल पे ढूंढ सकते थे, लेकिन लेट मी गूगल दैट फॉर यू कि तुम इतने लेज़ी हो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ. हालांकि करने को कुछ भी नहीं था, गूगल ही करना है, राइट. सो सार्काज़म छुपा हुआ है, डबल मीनिंग छुपा हुआ है. और शायद ये ही चीज़ें हैं, जोक्स, विट, जो इंटेलिजेंस शो करती हैं. और ये सिर्फ ह्यूमंस में नहीं है, सारी एनिमल वर्ल्ड में. यू कैन, फॉर एग्जांपल बर्ड्स जो हैं, दे कैन फ्लाई थ्रू वेरी स्मॉल होल्स एट फुल स्पीड, एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, ठीक है. बैट्स जो हैं इन ऑलमोस्ट कंप्लीट डार्कनेस, वो साउंड वेव्स फेंक के तो, और साउंड वेव्स ऑब्जेक्ट्स को लगती हैं, वापस आती हैं. उन साउंड वेव्स इस प्रोसेस से, इस इको लोकेशन से वो लोकेट भी कर लेती हैं, आइडेंटिफाई भी कर लेती हैं कि क्या ऑब्जेक्ट था, और उसको पकड़ भी लेती हैं, जबकि वो खुद भी उड़ रही हैं और ऑब्जेक्ट भी उड़ रहा होगा, ठीक है. मछलियाँ भी इसी तरह इको लोकेशन को यूज़ करती हैं, और हम भी, और सबमरीन्स में भी ये प्रिंसिपल हम नेचर से हमने कॉपी किया हुआ है. तो the ability of biological brains to sense, perceive, analyze and recognize patterns can only be described as stunning.
बायोलॉजिकल ब्रेन्स जो हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो नई एग्जांपल से लर्न कर लेते हैं, चाहे उन्हें कोई सिखाए या उन्हें कोई ना सिखाए। यानी ऑटोमेटिकली लर्निंग हो रही होती है, सिर्फ चीज़ों को देख 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 के लर्निंग हो रही होती है बायोलॉजिकल ब्रेन्स की। और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कि बायोलॉजिकल ब्रेन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, ये एम्बैरेसिंगली लिमिटेड है, हमें बहुत ही कम पता है। इनफैक्ट जो मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम क्लूलेस हैं। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस क्या है? अगर आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते तो क्या आप इंटेलिजेंट है? एज इन शायद इंटेलिजेंस की एक प्री कंडीशन ये भी होगी कि आप गलती कर सकते हैं। जो कंप्यूटर है, मतलब 2+2 4 उसको आपने बता दिया, वो कभी गलती नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन उसको समझा दी, वो कभी गलती नहीं करेगा। तो इस तरह के जो व्हाट आई वुड से डम्ब एल्गोरिदम्स हैं, वो तो बस वो तो लकीर के फ़कीर हैं। वो उनको लेट मी गूगल दैट फॉर यू जब कहेंगे तो वो सार्काज़म उसका कैच कर लेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। तो शायद गलती करना भी इंटेलिजेंस की निशानी है। फिर ये सवाल कि अच्छा इंटेलिजेंस, एक तो है कि इंटेलिजेंस को की डेफिनेशन मुश्किल है। उसके बाद अगर लेट्स से आप डिफाइन कर भी दें, हमारे ब्रेन में कहाँ पे इंटेलिजेंस लाई करती है, जिस चीज़ को इंटेलिजेंस कहते हैं, ये किधर है हमारे दिमाग में? इनफैक्ट हमारा दिमाग है क्या? किस चीज़ को आप अपना दिमाग कहेंगे? क्या हमारा दिमाग सिर्फ कंप्यूटेशनल डिवाइस है? क्या इसमें कुछ सिग्नल आते हैं, उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और बस कुछ और सिग्नल आउटपुट कर देता है, यानी कंप्लीटली कंप्यूटेशनल डिवाइस है क्या हमारा दिमाग? या फिर ये कंप्यूटेशन के अलावा भी कुछ करता है? जो कि एक थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो जाता है, और द अल्टीमेट फिलोसॉफिकल क्वेश्चन कि कॉन्शियसनेस क्या है? हम अपने आप को कॉन्शियस बीइंग्स कहते हैं, वी आर अवेयर हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तो कॉन्शियसनेस क्या चीज़ है? कॉन्शियसनेस कहाँ पे है? क्या हमारे दिमाग से कॉन्शियसनेस अराइज होती है, या हमारा दिमाग या हम बस रिसीवर्स हैं और कॉन्शियसनेस हमारे बाहर है? आई मीन दीज आर क्वाइट फंडामेंटल क्वेश्चंस, लेकिन हम क्लूलेस हैं इनके बारे में। और इसका प्रूफ कि हम कितना कम पता है हमें, ये एक डिस्क्रिप्शन है ह्यूमन ब्रेन की। लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू। द एवरेज ह्यूमन ब्रेन हैज़ अबाउट 86 बिलियन न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स and many more neuroglia or glial cells which serve to support and protect the neurons and perhaps even assist in their functionality. Each neuron may be connected to up to 10,000 other neurons, passing signals to each other via as many as 1,000 trillion synaptic connections, equivalent by some estimates to a computer with a 1 trillion bit per second processor. Estimates of the human brain's memory capacity vary wildly from 1 to 1,000 terabytes. For comparison, the 19 million volumes in the US Library of Congress represents about 10 terabytes of data. So, आपको शायद यहाँ से आइडिया हुआ हो कि claims about the brain are very vague. जो आप कहते हैं, आप टर्मिनोलॉजी नोट करें, about 86 billion, यानी you're not sure. Perhaps even assist, yani you're not sure. They may be connected to, you're not sure. Up to 10,000, yani kam ho sakte hain. By some estimates, yani aur bhi estimates hain. Estimates of human brain's memory capacity vary wildly. कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं? 1 से 1,000 तक, right? 1 से 1,000 is a very, ये तो बहुत ही बड़ी रेंज आपने बता दी। 1 टेराबाइट और 1,000 टेराबाइट तो बहुत ज़्यादा फर्क है। सो पॉइंट इज वी नो समथिंग अबाउट द ब्रेन कंपेयर्ड टू
generations before us, we know something about the brain. पहलों से बहुत ज़्यादा हमें पता है, लेकिन हमें जो most of what is happening in the brain, most of the structure of the brain, most of the critical functioning of the brain, वो हमें नहीं पता, उसकी हमें नहीं समझ कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है, कैसे कर रही है, बहुत हल्का फुल्का पता है. ठीक है. ओके. तो अगर कुछ पता ही नहीं है तो हम ये कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, और ये कोर्स किस बारे में होगा फिर? क्योंकि ऐसी चीज़ को मॉडल करना जिसकी हमें सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इट सीम्स टू बी इम्प्रैक्टिकल. लेकिन कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं जिनसे आप मशीन्स को एक यू गिव देम द इल्यूजन ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट, जिससे आपको लगता है कि जैसे मशीन इंटेलिजेंट हो गई है. फॉर एग्जांपल स्पीच की ट्रांसलेशन. पिछले चंद सालों में लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देना, ये इसमें बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आया है. और आपको यही लगेगा कि जैसे एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग जिसको 2 ज़ुबानें आती थी वो एक से दूसरी में ट्रांसलेट कर देता है, और उस लेवल की ट्रांसलेशन जो है वो अब मशीन्स भी करने लग गई हैं. ठीक है. वीडियो गेम्स खेलने में, चेस खेलने में कंप्यूटर ने कई साल पहले हराया था इंसान को, आई थिंक 97 में. और वो डीप लर्निंग बेस्ड या इवन मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिदम नहीं था. तो अब तो उससे बहुत बेहतर एल्गोरिदम्स आ गए हैं. अब तो ऐसी गेम्स जिनमें इंसान को कई साल लगते थे एक्सपर्ट लेवल पे आने पे, उन गेम्स में भी और समझा ही जाता था कि ये वाकई ये इन गेम्स में कंप्यूटर नहीं हरा सकते, उन गेम्स में भी कंप्यूटर्स ने हरा दिया. वीडियो गेम्स खेलने में कंप्यूटर्स ने हरा दिया. तो बहुत सारी चीज़ें जिनमें हराता जा रहा है कंप्यूटर्स और मशीन्स. तो हम इन टेक्निक्स से, दिस कोर्स इज अबाउट दी सम टेक्निक्स, प्रैक्टिकल टेक्निक्स, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मशीन्स इंटेलिजेंट हो गई. और ये जो टेक्निक्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाती हैं. स्टैटिस्टिकल पैटर्न रिकग्निशन भी इसको कहते हैं, मशीन लर्निंग इसका नाम है, और जो आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इसका फ्लेवर वो डीप लर्निंग है. और हम करेंगे ये कि हम जो बायोलॉजिकल ब्रेन होता है उस बायोलॉजिकल ब्रेन की जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्किंग्स है जिनका हमें बहुत हल्का सा पता है लेकिन बहुत ज़्यादा तो पता भी नहीं है, हम उनको कॉपी करने की कोशिश ज़्यादा नहीं करेंगे. हम ये करेंगे कि वी विल एक्सप्लेन मैथमेटिकली वेल फाउंडेड टेक्निक्स जिनका मैथमेटिकल बेसिस थोड़ा पीछे हो. ऐसी टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे फॉर एनालाइजिंग पैटर्न्स एंड लर्निंग फ्रॉम दैम. इसका मतलब ये है कि ये कोर्स मैथमेटिकली इन्वॉल्व्ड इंट्रोडक्शन होगा to the field of deep learning. So be prepared, this course will be mathematically involved. It will prepare you for further study in machine learning, computer vision, natural language processing, and any other areas attempting to solve AI type problems. The course is designed to be self-contained, यानी इतना ज़्यादा ना डरिएगा. कोर्स में जो जो चाहिए आपको वो इस कोर्स के अंदर हम कंटेन करेंगे. रिक्वायर्ड मैथमेटिकल डिटेल्स जो होंगी वो हम कवर करेंगे लेक्चर्स में, रेसिटेशंस में, टेस्ट्स में, क्विज़, हर चीज़ में. हाउएवर यू शुड नो कि ये मैथ हैवी कोर्स है, तो आप लोगों को मैं इनकरेज करता हूँ कि आप अपना नॉलेज, प्रोबेबिलिटी का बेसिक नॉलेज जो है उसको रिफ़्रेश करें, उसको सही तरह समझें. बेसिक कैलकुलस का नॉलेज ये बहुत ज़रूरी होगा, और लीनियर अलजेब्रा विल बी हेल्पफुल. लेकिन मैथ हैवी होने के साथ साथ ये कोर्स कोड हैवी भी है.
या तो आपको कोडिंग पे अच्छे होना चाहिए पहले से, या फिर आपको अच्छा बनना पड़ेगा। यानी जब तक ये कोर्स एंड होता है यू शुड बिकम रियली गुड प्रोग्रामर्स। ठीक है। इस कोर्स से अगर आपने फ़ायदा उठाना है ना, तो तरीका रियली एक ही है। बहुत सारे घंटे लगाएं स्लाइड्स पढ़ने में, स्लाइड्स समझने में, टेक्स्ट बुक्स पढ़ने में, ट्यूटोरियल्स, रेसिटेशंस पे, एक्सरसाइजेज, असाइनमेंट्स, इन सारी चीज़ों पे बी प्रिपेयर टू स्पेंड लॉट्स ऑफ आवर्स, प्रेफरेबली अकेले, लेकिन क्लास फेलोज के साथ भी आप ये कर सकते हैं। You should learn to be mostly alone for the next 5 months. You should learn to be reasonably selfish. बहुत ज़्यादा सेल्फिश नहीं होना चाहिए इंसान को, लेकिन बस एक बैलेंस आपने मेंटेन करना है। यू शुड बी, मैं अब ये टर्म पूरी डिफाइन नहीं करता, बस हर एक का अपना एक डेफिनेशन होगी दिल में कि रीजनेबली सेल्फिश क्या है, जस्टिफाइबली सेल्फिश कितना होना चाहिए। अगर आप इस कोर्स में एक डिसेंट ग्रेड लेना चाहते हैं तो आपकी सोशल लाइफ एडवर्सली इफेक्ट होगी, और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि अब आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नहीं हैं। इट्स टाइम टू ग्रो अप। यू विल नीड टू वर्क हार्डर देन एवर बिफोर, एंड इवन दैट माइट नॉट बी इनफ। और आई रियली मीन दिस। मुमकिन है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर भी काम ना बने। सो ये मैं आपको अभी पहले दिन बता रहा हूँ। ठीक है। ओके, इन केस अगर आप कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग ग्रुप में इन द फ्यूचर रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये कोर्स इस कोर्स से हम जज करते हैं कि आप उस ग्रुप में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यू नीड एटलीस्ट B+ ग्रेड अगर आप बाद में हमारे साथ रिसर्च करना चाहते हैं। कोर्स का वेब पेज ये मैंने लिखा हुआ है, फॉल 2020 का। जो बुक्स हैं वो हम कोई एक टेक्स्ट बुक फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन फॉर रेफरेंस गुडफेलो, बेंजियो और कूरविल की जो किताब है डीप लर्निंग, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। बिशप की किताब है पैटर्न रिकग्निशन मशीन लर्निंग, ये थोड़ी सी डेटेड है, ये ज़्यादा प्री डीप लर्निंग है, लेकिन मशीन लर्निंग की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली किताब है। फिर पाईटॉर्च की वेबसाइट है, उस पर जो ट्यूटोरियल्स हैं दे आर रियली रियली यूजफुल। लेक्चर्स मैंने फ़िलहाल लिख तो दिया है, मंडे वेंसडे 8:30 to 9:55, बट रियली अभी स्केड्यूल आया नहीं है, तो स्केड्यूल अगले हफ्ते बनेगा। तो आई डोंट नो, वो हो सकता है आप लोगों से भी फीडबैक शायद मैं ले लूँ कि आप लोगों के लिए क्या अच्छा टाइम है, लेकिन शायद कंट्रोल ये हमारा नहीं है, ये तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी टाइम सेट कर देगी। वी विल ऑलवेज मीट ऑन दिस सेम लिंक, जो गूगल मीट का लिंक है, जो अभी आप यूज़ किया आपने क्लास का, हमेशा यही लिंक होगा। गूगल क्लासरूम का भी एक लिंक मैंने ये दिया हुआ है। एज सून एज हमें कुछ आइडिया हो जाए कि अच्छा फाइनली ये लोग हैं जो क्लास ले रहे हैं, तो आई विल ऐड दोज पीपल टू द गूगल क्लासरूम, और फिर हम वहाँ पे कम्युनिकेट कर लेंगे। मेरे ऑफिस आवर्स जो हैं वो मंडे को 2 से 3 बजे तक होते हैं। सो ऑफिस आवर्स ये ऐसी है कि जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और आप लोग जिसने भी आके जो भी डिस्कस करना है, प्रेफरेबली रिलेटेड टू द कोर्स, वो आके डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी ऑफिस आवर्स भी वर्चुअली ही होंगे, और उसका ये गूगल मीट का लिंक ये है, यही रहेगा लिंक थ्रू आउट द सेमेस्टर इंशाल्लाह। ग्रेडिंग स्कीम ये है कि असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट जो है, यूल हैव असाइनमेंट्स एंड यूल हैव अ प्रोजेक्ट, और ये दो चीज़ें 50% ऑफ द कोर्स होंगी। क्विज़ेस की वेटेज 5% है, प्रोग्रामिंग टेस्ट 5% वेटेज, और मिड और फाइनल दोनों 20% के होंगे। क्विज़ेस ऑनलाइन होंगे, हर 2 लेक्चर के बाद एक ऑनलाइन क्विज़ होगा। वो क्विज़ ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा 5 मिनट्स बिफोर द 3rd लेक्चर। ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मंडे को क्लास हुई है, वेंसडे को क्लास हुई है,
2 लेक्चर हो गए। अगले मंडे का जो लेक्चर है, अगर वो 8:30 बजे शुरू होना था, 8:25 पे ऑनलाइन क्विज ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, 8:30 पे ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा। यूजुअली 5 मिनट ड्यूरेशन होगी। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्विज आपने उस स्लॉट के अंदर आपने ऑनलाइन अवेलेबल होना है, अपने कनेक्शन को इंश्योर करना है, जो भी है, बिजली इंश्योर, वट एवर, ठीक है। इट विल बी द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द क्विज इन दैट स्लॉट। नो रीटेक्स, नो क्विज विल बी ड्रॉप्ड, सारे क्विज काउंट होंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, क्विजेज विल बी वेरी वेरी इजी, ठीक है। क्विजेज में कोई मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अगर आपने लेक्चर स्लाइड्स देख ली हैं, लेक्चर को देख लिया है हल्का फुल्का, आप क्विज कर लेंगे। देन देयर विल बी रेसिटेशंस। रेसिटेशंस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कोर्स। हर फ्राइडे को रेसिटेशंस होंगी, जिसमें हमारी टीचिंग असिस्टेंट हैं अरबिश अकरम। अरबिश, आप मौजूद हैं अभी इस सेशन में? इज़ अरबिश अवेलेबल? आई गेस शायद अभी अरबिश अवेलेबल ना हो, पर एनीवेज जो आपकी टीचिंग असिस्टेंट हैं अरबिश अकरम, शी विल कंडक्ट दीज रेसिटेशंस। और मैं लेक्चर्स में थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर करूंगा, पर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो शायद मेरे लेक्चर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों, दैट विल मे बी हेल्प यू लैंड अ डीप लर्निंग जॉब समवेयर। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो इन रेसिटेशंस में होंगी। यू विल नीड अ रीजनेबली गुड कंप्यूटर। अगर आपके पास किसी अच्छे कंप्यूटर की एक्सेस नहीं है हर जुमे वाले दिन या इवन असाइनमेंट्स करने के लिए, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी और द टीए अरबिश अकरम एज सून एज पॉसिबल। एज इन इफ़ यू, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये आपने कोर्स लेना है, तो और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, मुझसे प्लीज़ काइंडली फौरी तौर पे डिस्कस करें, ताकि हम फिर कुछ करें इस इशू का, ठीक है। हर रेसिटेशन के एंड पे एक स्मॉल प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा। सारे टेस्ट काउंट होंगे, कोई टेस्ट ड्रॉप नहीं होगा, और बिल्कुल क्विज़ेस की तरह टेस्ट विल बी इजी। अगर आपने हल्की सी भी अटेंशन पे की है तो टेस्ट आपको मुश्किल नहीं होंगे, जस्ट टू हेल्प यू। असाइनमेंट्स 5 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स होंगी। असाइनमेंट्स पे यू आर इनकरेज टू हेल्प ईच अदर, बट you're नॉट इनकरेज टू चीट, ठीक है। आप एक दूसरे से डिस्कस करें, सब कुछ करें, एक दूसरे की मदद करें। हर बंदे को असाइनमेंट एक तरह से समझ नहीं आई होती। कई दफ़ा आप अपने क्लास फेलोज के साथ डिस्कस करते हैं तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आई रियली इनकरेज कि आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और एक दूसरे की मदद करें, लेकिन इसको चीटिंग में ना बदल दीजिएगा। किसी से समझना और फिर ख़ुद उसको अटैम्प्ट करना, ये और चीज़ है। किसी की मटेरियल ले लेना और उसको बस कॉपी कर देना, उसका वेरिएबल चेंज कर देना, इस तरह की चीज़ें, दैट्स चीटिंग। सो डू नॉट चीट। और कोई भी असाइनमेंट, अगेन कोई असाइनमेंट ड्रॉप नहीं होगी, एवरीथिंग काउंट्स। आपने एक प्रोजेक्ट करना होगा, यू विल हैव टू सॉल्व एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम वाया डीप लर्निंग। इस प्रोजेक्ट में जो भी आप काम करेंगे, फाइनल जो प्रेजेंटेशन है वो एक रिकॉर्डेड वीडियो आप बनाएंगे और आप अपनी कोड जो गिटहब पे रखेंगे, और आप एक वेब पेज बनाएंगे। और जिस तरह ये राइट पे मैंने शो किया हुआ है एक सैम्पल, इस तरह का एक वेब पेज बनाएंगे। उस वेब पेज में आपकी रिकॉर्डेड वीडियो प्रेजेंटेशन एम्बेडेड होगी, उसमें आपका गिटहब कोड का लिंक अवेलेबल होगा, उसमें जो प्रेजेंटेशन का PDF है वो भी अपलोड हुआ होगा उस वेब पेज। तो द वेब पेज विल कंटेन एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, आपकी रिपोर्ट, हर चीज़, ठीक है। रिपोर्ट जो है वो लेटेक में बनेगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या टेक्स्ट फाइल, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। रिपोर्ट लेटेक में बनाई जाएगी, और इसके अलावा एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी। और लेकिन डोंट बी स्केयर्ड, हम ये सारी चीज़ों के लिए आपको टेम्पलेट देंगे। वेब पेज अगर बनाना है उसकी टेम्पलेट आपको मिलेगी। गिटहब पे कोड प्लेस करना ये आप लोग खुद सीखेंगे।
वीडियो प्रेजेंटेशन कैसे बननी है ये आप लोग खुद सीखेंगे। हम हल्की फुल्की हेल्प कर सकते हैं आपकी, लेकिन स्पेशली अगर लेटेक से आप फेमिलियर नहीं है तो लेटेक की टेम्पलेट हम देंगे। वी विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड विद लेटेक। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो लेटेक में बनती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ब्यूटीफुल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकती होंगी, पर उनको मैं दे नेवर एज ब्यूटीफुल एज डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड इन लेटेक। जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है हमारी, हम पाइथन यूज़ करेंगे एज आर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। पाईटॉर्च होगा हमारा डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क। गूगल कोलैब हमारा जीपीयू इनेबल्ड मशीन होगी क्लाउड पे। और जुपिटर नोटबुक्स हम यूज़ करेंगे एज आर इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल्स, यानी आपकी जो रेसिटेशंस होंगी टीचिंग असिस्टेंट के साथ उसमें ये इंटरैक्टिव किस्म के ट्यूटोरियल्स होंगे, वो जुपिटर नोटबुक्स। बहरहाल आपकी जो पहली रेसिटेशन होगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें सेटअप करके दी जाएंगी, आपको बताया जाएगा कैसे सेट करना है, कैसे यूज़ करना है। फिर पाइथन की इंट्रोडक्शन दी जाएगी, पाइथन के बेसिक्स कवर किए जाएंगे। सो डोंट बी स्केयर्ड कि जी मुझे पाइथन अभी आती नहीं, ये नहीं आता, वो नहीं आता। सब कुछ अलॉन्ग द वे यू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो डोंट वरी टू मच। ओके, सो डीप लर्निंग जो है ये असल में मशीन लर्निंग का एक सबसेट है, और मशीन लर्निंग खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसेट है, ठीक है। लेकिन पिछले चंद सालों में हुआ ये है कि मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम्स वो इंक्रीजिंगली वो डीप लर्निंग से सॉल्व होने लग गई। इस हद तक कि आम आदमी ने डीप लर्निंग को ऐसी समझा हुआ है कि जैसे ये एआई है। एआई एक ज़्यादा बड़ा एरिया है, लेकिन एआई उस एरिया में जो सक्सेस डीप लर्निंग की इतनी ज़्यादा होने लग गई कि वो प्रॉब्लम्स जो पहले नॉन डीप लर्निंग तरीक़ों से सॉल्व होती थी, वहाँ भी ये डीप लर्निंग का तरीका जो है अप्लाई होने लग गया है। और यानी डीप लर्निंग हैज़ ओवरटेकन इट्स पेरेंट फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग। इट हैज़ ओवरटेकन, ऑलमोस्ट ओवरटेकन its parent field of artificial intelligence, and deep learning has disrupted many areas of computer science. Computer vision एक प्री डीप लर्निंग ईरा था कंप्यूटर विजन का, और एक पोस्ट डीप लर्निंग ईरा है कि जैसे डीप लर्निंग आई इसके जो सॉल्यूशंस आए वो कंप्यूटर विजन के कंप्यूटर विजन के वो एल्गोरिदम्स जो इतने सालों से चल रहे थे, जिनको कई साल लगे थे डेवलप होने में, वो बिल्कुल स्लॉटर हो गए, वो बिल्कुल साइडलाइन हो गए। उनकी डीप लर्निंग की परफॉर्मेंस उससे कहीं बेहतर थी। और ये सिर्फ कंप्यूटर विजन के साथ नहीं किया, डीप लर्निंग ने बहुत सारे एरियाज के साथ किया है। और आप जिस फील्ड में भी हैं, मेरा ये क्लेम है इवेंचुअली डीप लर्निंग वहाँ पे आ जाएगी। सो डीप लर्निंग इज़ बिकमिंग मस्ट हैव नॉलेज for the modern computer scientist. अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इन तीन एरियाज को, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है, ठीक है। मशीन लर्निंग ऐसे एल्गोरिदम्स और मॉडल्स होते हैं जो डेटा से लर्न करते हैं, लेकिन डेटा थोड़ा सा प्रोसेस होके आया होता है। एज इन आपने बता दिया होता है कि मेरे डेटा में 10 नंबर होंगे, पहले नंबर का ये मतलब होगा, दूसरा नंबर ऐसे होगा, तीसरा ये मतलब होगा, चौथा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पांचवा इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये वेक्टर आप बना के देते हैं और फिर इससे वो लर्न करता है। डीप लर्निंग ये है कि ऐसे न्यूरल नेटवर्क्स हैं दैट लर्न बेटर देन मशीन लर्निंग के मॉडल्स, एंड दे लर्न फ्रॉम लेस प्रोसेस डेटा। यानी अब ये होगा कि आप मुझे इमेज दे दें, और मैं इस इमेज से वो किस किस्म की प्रोसेसिंग इस पे करनी है, किस किस्म के फीचर्स निकालने हैं इस इमेज से, कौन सी इंफॉर्मेशन इस इमेज से निकालनी है, ये आप ना मुझे बताएं, इंसान ना बताए। आप मुझे इमेज दे दें और मुझे बता दें आपने करना, आपको आउटपुट कैसी चाहिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। ये डीप लर्निंग कहती है। सो डीप लर्निंग में ये एंड टू एंड लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट है कि आप जस्ट गिव मी द इनपुट, रॉ इनपुट, डोंट प्रोसेस इट, and give me the output which is desired. I'll handle everything in between. ठीक है, तो that's very convenient.
अच्छा, अब थोड़ा स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग है क्या चीज़। मशीन लर्निंग जो है, इट इज़ कंसर्न्ड विद ऑटोमेटिकली डिस्कवरिंग रेगुलरिटीज़ इन डेटा। रेगुलरिटी का ये मतलब है कि आप रेगुलरिटी का मतलब है कि एक ऑर्डर है आपके डेटा में, कि अगर इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, या ये करें तो फिर ये अचीव होता है, ये करें तो ये अचीव होता है, यानी एक ऑर्डर है। और अगर ऑर्डर है तो फिर आप उस ऑर्डर की बेस पे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग का ये काम है कि डेटा के अंदर अगर ऑर्डर है कोई, तो उस ऑर्डर को एक्सप्लॉइट करती है मशीन लर्निंग इन ऑर्डर टू मेक प्रेडिक्शंस। मशीन लर्निंग के अंदर मेन 3 एरियाज हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर दो जो मेन एरियाज हैं वो है क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन में ये होता है कि आपके पास कुछ इनपुट आई है और आपने उस इनपुट को क्लासिफाई करना है कि ये कौन सी क्लास में लाई करती है इनपुट। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई इंसानी चेहरा आया है और आपने बताना है ये किसका चेहरा है। तो इसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं रिकग्नाइज करने वाले, वो क्लासेस हैं डिफरेंट। आपने बताना है ये जो चेहरा आया है मेरे पास, ये किस क्लास का था, यानी किस बंदे का था। देन देयर इज अनदर प्रॉब्लम कॉल्ड रिग्रेशन, जिसके अंदर आप कोई एक कंटिन्यूस नंबर आउटपुट कर देते हैं। इनपुट आई आपके पास और आपने कोई एक नंबर आउटपुट कर दिया, या एक सीक्वेंस, सेट ऑफ नंबर्स आउटपुट कर दिया, लेकिन क्लास नहीं बताई। क्लास में तो डिस्क्रीट आउटपुट्स होंगी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, लेकिन रिग्रेशन में आपने कंटिन्यूस आउटपुट करनी है। लेट्स से -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है, इससे रिग्रेशन कहते हैं। विजुअली अगर देखा जाए तो रिग्रेशन जो है वो, अगर ब्लू आपके डेटा पॉइंट्स हैं राइट वाली फिगर में, तो रिग्रेशन का बेसिक मकसद होता है कि वो जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके बीच में से एक कर्व फिट कर देना होता है। ओके, फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपके पास सिर्फ इनपुट डेटा मौजूद होता है, लेकिन आपको ट्रेनिंग के टाइम पे ये नहीं पता होता कि इनपुट डेटा के साथ लेबल्स नहीं होते कि ये फ़लाँ क्लास का है, ये फ़लाँ क्लास का है, या इस पे फ़लाँ आउटपुट देनी है ऐसे डेटा पे। इस पे बस इनपुट डेटा मौजूद होता है। तो इसको इसलिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। आप मशीन को ये नहीं बता रहे, पहले से आपको पता ही नहीं है कि फ़लाँ चीज़ पे क्या आंसर देना है। सो इट्स अनसुपरवाइज्ड, यानी वो मशीन खुद एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है विदाउट लुकिंग एट टारगेट्स। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें क्लस्टरिंग आ जाती है, जिसमें आपके पास डेटा मौजूद है और आपने डेटा के ग्रुप्स निकालने हैं, यानी ऐसे डेटा पॉइंट्स जो आपस में एक जैसे हैं लेकिन बाकियों से फ़र्क हैं। फॉर एग्जांपल, लेफ्ट वाली फिगर में हमने डेटा पॉइंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको डेटा, और ये 3 क्लस्टर्स आ गए, इसको क्लस्टरिंग कहते हैं। देन देयर इज डेंसिटी एस्टिमेशन, जिसमें आप डेटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अखज़ करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास डेटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए ना, तो फिर यू कैन थ्रो अवे द डेटा। आपके पास वो उस डेटा को जनरेट करने का या उसके बारे में प्रेडिक्शंस करने का मॉडल आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है, एंड दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। इस तरह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डिमेंशनैलिटी रिडक्शन भी होती है। अगर बहुत ही हाई डिमेंशनल डेटा है तो उसको मैप कर देना लोअर डिमेंशंस पे। फिर जो तीसरा एरिया है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप ऐसी एक्शंस ढूंढना चाहते हैं दैट मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड विद इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट। जिसकी जो सबसे इजी जो एग्जांपल्स है वो है कि गेम प्लेइंग प्रोग्राम्स। सो बहुत सारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे बेस्ड आपको बहुत सारी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, जिसमें एक कंप्यूटर ने वीडियो गेम खेलना सीख ली। सो आपने एक एजेंट बनाया जो वीडियो गेम खेल रहा है। मतलब आप भी जब वीडियो गेम, अगर एक इंसान भी वीडियो गेम खेल रहा होगा तो वो कीबोर्ड पे
4-5 कोई सिलेक्टेड किस्म के बटन्स होते हैं, उनको प्रेस कर रहा होता है। और या तो वो खेलते खेलते गेम में ज़्यादा पॉइंट्स लेता जाता है, या वो उसका कैरेक्टर मर जाता है। दैट्स यूजुअली हाउ गेम्स गो। यानी आपके पास एक इन्वायरमेंट होती है जिसको आप गेम कहते हैं, और जो एजेंट है यानी आप जो खेल रहे हैं, आप उस इन्वायरमेंट का स्टेट चेंज करते हैं अपने वो बटन्स दबा दबा के। और वो स्टेट चेंज करने से, स्टेट चेंज से मतलब कि आपका कैरेक्टर आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है या जंप कर रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो आप इन्वायरमेंट का स्टेट चेंज करते हैं अपनी एक्शंस की वजह से, और उसकी वजह से आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड है पॉइंट्स बढ़ गए या पॉइंट्स कम हो गए या आपका कैरेक्टर मर गया। और जब आप खेलते हैं, अगर आपने एक गेम पहले कभी नहीं खेली, कुछ नहीं पता उसमें क्या करना है, लेकिन आप बस कीज प्रेस करना शुरू कर देते हैं, थोड़ी देर बाद आप रियलाइज करते हैं कि फलां एक्शन से मुझे फ़ायदा हुआ था, फलां एक्शन से मुझे नुकसान हो गया था, तो आप ऑटोमेटिकली यू लर्न टू री इन्फोर्स वो वाली एक्शंस दैट लीड टू पॉजिटिव रिवॉर्ड, और आप वो वाली एक्शंस नहीं लेते फिर कि जिनसे नेगेटिव रिवॉर्ड आता है। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो है वो आपको इस प्रोसेस में से हटा के एक एजेंट को ले आती है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को ले आती है, और वो फिर उस तरह की एक्शंस खुद ही लेना शुरू करता है, और वो भी देखता है कि अच्छा रिवॉर्ड किस तरह मैक्सिमाइज हुआ था, और वो गेम खेलना सीख जाता है। और सिर्फ गेम्स के लिए नहीं है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग की बहुत सारी वैसे एप्लीकेशन है। डीप लर्निंग की जो एप्लीकेशंस हैं, हम डीप लर्निंग एग्जैक्टली तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस लेक्चर में, लेकिन उसकी एप्लीकेशंस चंद देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑटोनमस ड्राइविंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, लेन को डिटर्मिन करना गाड़ी के लिए कि ये मेरी लेन की बाउंड्रीज है, दूसरी गाड़ियों को डिटेक्ट कर लेना, उनसे फासला देख लेना, कोलिजन्स आगे हो रही हैं नहीं हो रही, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यानी जो इंसान कर रहा होता है, तो वो डीप लर्निंग हैज़ हेल्प टू सॉल्व मैनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। नेचुरल लैंग्वेज की प्रोसेसिंग करना, कि आपके पास नेचुरल लैंग्वेज का टेक्स्ट आ गया है और आपने उस टेक्स्ट को जज करना है कि इस फलां जुमले का सेंटिमेंट कैसा था, फलां जो पैराग्राफ है इसका सेंटिमेंट कैसा था, ये एंग्री टोन था, ये हेट स्पीच थी, ये न्यूट्रल है, ये उसने अच्छी टोन में बात की है। इस तरह उस टेक्स्ट की समरी कर देना, टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर देना एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। ये तो ऐसी चीज़ें जो शायद आप आजकल देख रहे हैं, आप जो लोग जीमेल वगैरह यूज़ करते हैं, ग्रामरली का एक प्लगइन भी होता है उसमें। सो आई मीन ये तो अब आपने देख ली हैं चीज़ें अपने सामने। कंप्यूटर विजन में बहुत ज़्यादा रोल है, विजुअल डेटा की प्रोसेसिंग में डीप लर्निंग का बहुत रोल है, वीडियो के अंदर या तस्वीर के अंदर से लोगों को डिटेक्ट कर लेना या ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर लेना, उनको सेगमेंट कर देना। ओके, so someone has just joined. आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप अपने PUCIT के ईमेल एड्रेस से लॉगिन करके ज्वाइन कर लें। आई थिंक whoever has just joined, जिनको मैंने अभी अलाउ किया है, आप अपने PUCIT के ईमेल एड्रेस से अगर लॉगिन करें और वहाँ से ज्वाइन कर लें। ओके, इसी तरह स्पीच और ऑडियो प्रोसेसिंग में डीप लर्निंग की बहुत एप्लीकेशंस हैं। स्पीच को मॉडिफाई कर देना, स्पीच को रिकग्नाइज कर लेना कि यहाँ पे या स्पीच को ही ट्रांसलेट कर देना, टेक्स्ट की बजाय स्पीच को ही ट्रांसलेट कर देना, या स्पीच की जो कमांड्स हैं उनसे चलना। आपके स्मार्टफोन्स में अक्सर वो स्मार्ट असिस्टेंट एक आपका होता है जो स्पीच पे चल रहा होता है, जो आपकी आवाज़ वॉइस कमांड्स पे चल रहा होता है, वो आपकी बातें पूरी समझता है। और अब इस तरह के सिस्टम्स तो बड़े कॉमन होते जा रहे हैं, विच मीन्स कि ये इतना सक्सेसफुल हो गई हैं ये चीज़ें कि अब कमर्शियल प्रोडक्ट्स में आपको नज़र आने लग गई हैं। और कमर्शियल प्रोडक्ट्स का मतलब है ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी, वरना कमर्शियल प्रोडक्ट्स कम ही बनते हैं। ओके,
PUCIT में और जो जो हमारा ग्रुप है कंप्यूटर विजन मशीन लर्निंग ग्रुप, उसमें जो डीप लर्निंग की एप्लीकेशन है वो मैं चंद कवर कर देता हूँ. वी हैव वर्कड ऑन रिकग्नाइजिंग हैंड रिटन उर्दू टेक्स्ट, और हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल इंसान की तरह उर्दू पढ़ता है. जिस तरह इंसान राइट टू लेफ़्ट रीडिंग का जो प्रोसेस है सीक्वेंशियल राइट टू लेफ़्ट एक होता है, उसी तरह हमारा सिस्टम भी राइट टू लेफ़्ट रीडिंग करता है और इमेज के पर्टिकुलर रीजन्स पे फोकस करता है उनकी. यानी आप देख सकते हैं कि ये किस वजह से इसने यहाँ पे काफ का है, किस वजह से इसने यहाँ पे ते का है. तो इट्स अ वेरी एक्सप्लेनेबल सिस्टम. और ये जो काम है ये बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ द आर्ट इसकी परफॉर्मेंस है. मच 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 बेटर देन प्रीवियस वर्क्स. एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जो हमारे ग्रुप में जिस पे काम होता है वो है जिक्सॉ पजल की सॉल्विंग. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 8 मैप्स के पीसेस हैं और हमने इनको जोड़ना है सही तरीके से, जैसे जिक्सॉ पजल की तरह है. और ये डीप लर्निंग पे बेस्ड एक सिस्टम था जिसने ऑटोमेटिकली इसको जोड़ा है. ह्यूमंस की कोई इनपुट नहीं है इसमें. फिर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका एनालिसिस, उनमें चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना, उनमें फॉर एग्जांपल टेबल्स को डिटेक्ट करना या टैबुलर फॉर्म में जो डेटा प्रेजेंट किया हुआ है एक्सक्यूज मी, उसको डिटेक्ट करना, बताना कि ये किस किस्म का कहाँ पे टेबल है और किस किस्म का टेबल है. फिर हर टेबल में टेबल की सारी रोज़ अलहदा कर देना, सारे कॉलम्स अलहदा कर देना. फिर टेबल के हर सेल तक पहुंच जाना और हर सेल के अंदर लिखा क्या हुआ है उसको रिकग्नाइज कर देना. ये सारा काम है जो CVML ग्रुप में PhD स्टूडेंट्स और मोस्टली MPhil स्टूडेंट्स वो लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो आई मीन आफ्टर दिस कोर्स इंशाल्लाह आप लोग इस काबिल या इससे ज़्यादा काबिल हो चुके होंगे इंशाल्लाह. यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों की, कोई कंसर्न्स क्विकली, एनी क्विक कमेंट्स? अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. जी सर ये स्लाइड्स हमें मिल जाएंगी? जी बिल्कुल, कोर्स वेब पेज पे मैं ये डाल दूंगा. इनफैक्ट ये स्लाइड्स कोर्स वेब पेज पे मौजूद हैं इस वक्त. ओके ठीक है सर, थैंक यू. सो कोर्स वेब पेज इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि मैंने आपको जो फ्यूचर लेक्चर्स हैं ना वो पढ़े हैं, यानी जो पिछले सेमेस्टर के लेक्चर्स थे उनके PDF फिलहाल पढ़े हैं, यानी द होल कोर्स इज ऑलरेडी देयर. लेकिन जैसे जैसे मैं लेक्चर देता रहूँगा मैं लेक्चर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, कुछ ऐड करूँगा, कुछ अगर गलतियाँ हैं लेक्चर्स में तो उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा. तो हर लेक्चर से पहले या थोड़ी देर बाद मैं अपडेटेड PDF, एक नया PDF डाल दूंगा और वो रिप्लेस कर दूंगा पिछले वाले को. ठीक है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट बड़ी माइनर सी होगी, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ करेंगे. तो फॉल 2020 के डीप लर्निंग के वेब पेज पे जो PDFs पड़े हैं लेक्चर्स के वो मैं आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करता जाऊंगा, और जो करंटली जो पढ़े हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हैं. वो आप लेक्चर से पहले उनको पढ़ लिया करें, देख लिया करें, अपने साथ रख लिया करें लेक्चर के दौरान. एनी अदर? जी आसान. सर जैसा कि आपने शुरू में मेंशन किया कि थोड़ा सा टफ होगा क्राइटेरिया इस सब्जेक्ट को लेकर चलने का, उसके बाद साथ ही मतलब क्या है क्विज़ेस भी आसान होंगे, उसके बाद जो लैब में काम होगा उसका भी टेस्ट होगा वो भी इजी होगा, तो फिर टफ टाइम कहाँ से मिलेगा इस सब्जेक्ट का? टफ इस तरह है कि जो मैथमेटिकल डिटेल्स हम कवर करेंगे ना, हम उन मैथमेटिकल डिटेल्स को ग्लॉस ओवर नहीं करेंगे. वी विल गो इनटू द मैथमेटिक्स. तो कई लोगों को एक डर सा होता है, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि ये मैथमेटिकली इन्वॉल्व होगा हमारी क्लास में. कभी अक्सर ही क्लास में हैवी मैथमेटिक्स हो रही होगी. तो मैं उन लोगों को डराना चाह रहा हूँ जिन लोगों को एक परमानेंट डर है कि जी हमने तो वो मैथ नहीं करनी, हम मैथ वो नहीं, हम नहीं कर सकते. मैं उनको वार्न करना चाह रहा हूँ कि अगर आपका एटीट्यूड ये है मैथ के बारे में
तो या तो इस एटीट्यूड को सही कर लें, क्योंकि मेरे ख्याल में ये अपने साथ ज्यादती है ये एटीट्यूड रखना कि हम मैथ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप ये एटीट्यूड ठीक नहीं कर सकते, आपका डर अगर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं वार्न करना चाह रहा हूँ कि मैंने तो कहा था आपको कि मैथमेटिकल है। एक्सक्यूज मी सर। पर लेकिन मज़ा ही मेरे ख्याल में इस सारी फील्ड का मज़ा ही तब है जब आप इसकी मैथमेटिकल ब्यूटी समझते हैं। और जब मैथ्स आपको समझ आ गई हो तो फिर उसकी कोडिंग बहुत आसान हो जाती है। मैं ये भी कह दूं कि आप डीप लर्निंग के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं विदाउट नोइंग मोस्ट ऑफ दिस मैथमेटिक्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो रेसिटेशंस हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर्स है, क्योंकि वो रेसिटेशंस में प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसमें वो मैथ की बैकग्राउंड अगर लेट्स से आपको नहीं भी समझना तो फिर भी यू कैन डू वंडरफुल वर्क इन डीप लर्निंग। तो कोर्स के अंदर दोनों फ्लेवर्स हैं, थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। और बट आई वांट टू एम्फसाइज कि मेरे लेक्चर जो हैं वो मैथमेटिकल होंगे। जी और किस सर, बात? अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम जी। सर मैं ओल्ड कैंपस में एनरोल हूँ एमफिल में। जी जी। तो सर अगर हम इस कोर्स में एनरोल हुए डीप लर्निंग में, तो जब फर्स्ट से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो बेसिकली आना पड़ेगा या कोई ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं? या फर्स्ट से क्लासेस होंगी स्टार्ट, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट? सर गवर्नमेंट ने तो ये अनाउंस किया कि फर्स्ट से यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। लेट्स सी, आई डोंट बाय इट, मेरा नहीं ख्याल। और ओके तो हाँ, फिर अगर फिजिकली हो गया तो मतलब अगर फिर आना पड़ेगा। ओपन भी हो गई तो कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑनलाइन और फिजिकल दोनों हो रही है, और स्टूडेंट के ऊपर हो कि वो ऑनलाइन ले सकता है या फिजिकली? या विल सी। स्टूडेंट से पहले आप मेरे कंधे पे भी तो बंदूक रख सकते हैं। अगर इंस्ट्रक्टर ही कह दे जी मुझे बहुत डर है कोरोना से, मैंने नहीं आना, अगर इंस्ट्रक्टर कह दे तो स्टूडेंट सारे बच जाएंगे नहीं? हाँ, ये हो सकता है ना? तो विल सी। जी वाइसम जी। सो लेट दिस बी द लास्ट क्वेश्चन, ताकि मैं आगे लेक्चर कंटिन्यू कर लूँ। उसके बाद हम कुछ कर लेंगे लेक्चर के बाद सवाल जवाब, लेकिन अभी बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि डीप लर्निंग का कोर्स है जी। तो इसका क्या प्री रैक मशीन लर्निंग तो नहीं है? मतलब जिन लोगों ने अगर मशीन लर्निंग नहीं पढ़ी हुई तो वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं? जी, मैंने शुरू में कहा था कि दिस इज अ सेल्फ कंटेन्ड कोर्स, जो भी चाहिए होगा हम इधर ही कवर करेंगे, तो डोंट वरी। ओके, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये तो अभी हमने बस हल्का सा देख लिया कि कोर्स किस तरह का होगा और डीप लर्निंग की एप्लीकेशंस क्या हैं, मशीन लर्निंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम लेट्स लुक इनटू आवरसेल्व्स, तो थोड़ा सा न्यूरो साइंस को देख लेते हैं, विच इज़ रियली, मैं तो इसको कहता हूँ कि ये इट इज़ एन इंट्रोडक्शन टू आवरसेल्व्स, कि हम जो जिंदा हैं, सोचते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, बातें करते हैं, सवाल हल करते हैं, हंसते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, सारी चीज़ें, हमारी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस, ये कैसे हो रहा है? ना सिर्फ हम, जानवरों में भी ये कैसे हो रहा है? लाइफ किस तरह चल रही है? हाउ इज़ इट कि ये जो हम बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं, हाउ डू वी ऑपरेट? किस तरह चलता है ये निज़ाम? तो इसमें इसको स्टडी करने का एक जो एरिया है वो न्यूरो साइंस है, और वो ये कहता है कि इट्स ऑल इन योर ब्रेन। आपकी सारी एग्जिस्टेंस, आपका एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्स, क्योंकि देखें आप असल में यूनिवर्स के अंदर आप एक अजीब सी एंटिटी हैं जो यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर उसी यूनिवर्स के बारे में आप इन्फ्लुएंस भी करते हैं, उसी यूनिवर्स की हिस्ट्री के बारे में आपके क्लेम्स हैं, इसी यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में आपके क्लेम्स हैं, इस यूनिवर्स में जो चीज़ें आपने देखी भी नहीं हैं, आप देख सकते भी नहीं हैं, उनके बारे में आपके क्लेम्स हैं, ब्लैक होल्स की बातें करते हैं आप लोग। तो
तो हम स्पेसिफिकली इंसान जो है एक बड़ा इंट्रीगिंग क्रीचर है इंसान के, वो यूनिवर्स के अंदर लाई करता है पर यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बारे में क्लेम्स लेके आ रहा है। हमारी सारी खुशियाँ, हमारी सारी हमारे गम, हमारी सारी मेमोरीज, हमारी सारी उम्मीदें, ये सारी चीज़ें इसेंशियली तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं हमारे दिमाग के अंदर या हमारी पूरी बॉडी में। हमारे जो नर्व सेल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में कुछ सिग्नल्स हैं जो हमारी ये हमारा सारी एग्जिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, जिसको अब सूंघना कहते हैं। ये कोई असली चीज़ शायद नहीं है। स्मेल जिसे आप कहते हैं शायद कोई असली चीज़ ना हो, ये तो आपके दिमाग में दिमाग ने जैसा आपको फीलिंग दी कि वो ये स्मेल ऐसी थी, जिसको आप देखना कहते हैं कि जी मुझे लाल रंग नज़र आ रहा है। लाल रंग शायद असली चीज़ नहीं है। आपको जो चीज़ लाल नज़र आ रही है, किसी और बायोलॉजिकल ब्रेन को वो चीज़ लाल की तरह परसीव नहीं हो रही, वो किसी और तरह परसीव हो रही है। सो चीज़ों की जो असल है वो शायद उनके रंग ना हो। चीज़ों की असल है कि बस कुछ वेव्स निकल रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं चीज़ों से, आपकी आंखों में जा रही हैं, आंखों के थ्रू दिमाग में जा रही हैं, और दिमाग आपके जहन में दिमाग आपको एक परसेप्शन देता है। हम सबको एक शेयर्ड परसेप्शन दे देता है कि फ़लाँ चीज़, उस शेयर्ड परसेप्शन को हम लोग लाल का नाम दे देते हैं। तो शायद रंग एग्जिस्ट नहीं करते, हमारी परसेप्शन है रंगों की। स्मेल या वो एग्जिस्ट ना करती हो, हमारी परसेप्शन है स्मेल्स की। जिसको हम साउंड कहते हैं, वो भी कुछ वेव्स ही हैं जो हमारे कानों में आती हैं। और हम यानी आप इस तरह से देख लें कि जो आपके मोबाइल सिग्नल जो आता है, आपके टेलीफोन, आपके मोबाइल में जो कॉल आती है, वो भी तो कुछ वेव्स ही थी जो आपके मोबाइल ने पकड़ी, उनको साउंड में कन्वर्ट कर दिया जो आपके कान में चला गया। वो वेव्स आपने डायरेक्टली क्यों नहीं सुन ली? मोबाइल सेट क्यों चाहिए था आपको? पॉइंट इज के देयर आर सो मैनी वेव्स जो इस वक्त हमारे साथ वो दे आर क्रैशिंग इनटू अस, हमारे इर्द गिर्द, हमारे अंदर से गुजर रही हैं। रेडियो सिग्नल्स की वेव्स, टेलीविज़न सिग्नल्स की वेव्स, मोबाइल सिग्नल की वेव्स, पता नहीं कितनी वेव्स हैं जो इस वक्त आपके अंदर से इस वक्त गुजर रही हैं थ्रू यू, लेकिन आप उनको परसीव नहीं कर रहे। आपको ना वो सुनाई दे रही हैं, ना आपको उनसे एनर्जी कोई ट्रांसफ़र हो रही है, कुछ भी नहीं। सो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है वेव्स का। उस स्पेक्ट्रम के बहुत ही छोटे से रीजन को आप कहते हैं साउंड वेव्स, जबकि मुख्तलिफ जो जानवर हैं वो उस स्पेक्ट्रम के अलावा भी चीज़ों को सुन लेते हैं। जो लाइट की वेव्स कह लें, उनको वो भी एक स्पेक्ट्रम है का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको दिखाई देता है। फिर बहुत सारे देयर आर अदर बायोलॉजिकल बीइंग्स जो इंफ्रारेड में देख लेते हैं, अल्ट्रा वायलेट में देख लेते हैं, आप बस रेड से वायलेट वाली रीजन में देख लेते हैं। तो हमारी जो परसेप्शन ऑफ रियलिटी है, इट इज़ बेस्ड ऑन कि हमारा दिमाग किन चीज़ों को प्रोसेस करके हमें दिखा रहा है। मेजॉरिटी चीज़ें तो हम देख ही नहीं पा रहे, ना सुन पा रहे हैं, ना फील कर पा रहे हैं। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो है जो हमारा ब्रेन हमें दिखा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि रियलिटी यही है, ठीक है। ह्यूमन कॉग्निशन के, ह्यूमंस के नॉलेज के, ह्यूमंस कैसे काम करते हैं, इसके कुछ मॉडल्स थे। एक जो पुराना मॉडल था वो अरस्तू के टाइम से टिल द 1800s वो रहा ये मॉडल कि ह्यूमंस जो हैं ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को ना आपस में एसोसिएट करते हैं और इस तरह इनकी लर्निंग होती है। फॉर एग्जांपल एरिस्टोटल के 4 लॉज थे एसोसिएशन के कि अगर कोई चीज़ें कंटिन्यूअस हैं, कंटिगुअस हैं, एक दूसरे के साथ पड़ी हैं, फॉर एग्जांपल एक उनमें कंटिन्यूटी है, तो हम अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के साथ ही अक्सर हमें नज़र आता है तो हम इनको एसोसिएट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी है कि अगर एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से चीज़ें हो रही हैं तो हम उनको एसोसिएट करेंगे। सिमिलैरिटी है, सेम शेप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल
हम उनको एसोसिएट कर लेंगे। सेम साउंड वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एसोसिएट कर लेंगे हम। फिर कॉन्ट्रास्ट भी है, यानी दिन और रात, अब इनमें कॉन्ट्रास्ट है, एक रोशन होता है एक अंधेरा होता है, लेकिन इनमें कॉन्ट्रास्ट है, उसकी बेस से भी एसोसिएट करेंगे। तो कई सदियों तक तो इस तरह ही चला है कि ह्यूमन लर्निंग इस तरह होती है, हम चीज़ों के बीच में एसोसिएशंस ढूंढते हैं, लिंक्स ढूंढते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ों की हद तक तो ठीक है ये बात, साइंटिफिक क्वेरी ना, उसके लिए ये बड़ी वीक है इस तरह का व्यू रखना। क्योंकि फिर ये जब मैं पूछूंगा एसोसिएशन कहाँ पे है, दिखाएं मुझे, फिजिकली दिखाएं कि एक ह्यूमन वो जो एसोसिएशन के जो 4 लॉस थे, कंटिग्यूटी उसके दिमाग में किधर है, फ्रीक्वेंसी कैसे कर रहा है, सिमिलैरिटी कहाँ देख रहा है, कैसे देख रहा है, ठीक है। यानी वो फिजिकल मैकेनिज्म क्या है इन एसोसिएशंस के बीच में, वो क्लियर नहीं था। तो पिछली 200 सालों में जो व्यू पॉपुलराइज हुआ है, जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया है, वो है कनेक्शनिज्म। कनेक्शनिज्म ये कहता है कि ये जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, ये इनके अंदर एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड सेल्स के, इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स के। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर रियली कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको कनेक्शनिज्म कहते हैं। और ये पूरा जो डीप लर्निंग का एरिया है, ये कनेक्शनिज्म से निकला हुआ है कि हम भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स को इसी तरह व्यू करेंगे। और इसलिए जब हम आर्टिफिशियल सिस्टम बनाएंगे जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स की तरह लर्न कर सके, तो वो सिस्टम हमारा भी ऐसा ही होगा। हम आर्टिफिशियल किस्म के न्यूरॉन्स बनाएंगे और उनके आर्टिफिशियल किस्म के नेटवर्क्स बनाएंगे और उनमें लर्निंग करेंगे। जो पूरा हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे अंदर सेल्स हैं और वो सेल्स आपस में नर्व्स के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और वो नर्व्स और वो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे को इन नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स भेजते हैं। और उन सिग्नल से हम हर काम उन सिग्नल से कर रहे हैं। मेमोरी, देखना, सुनना, बैलेंस करना, सांस लेना, हाथ हिलाना, सब कुछ, हर चीज़ इन्हीं सिग्नल्स के थ्रू हो रही है। और इसमें जो मेजर जो चंक्स हैं वो आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, इसको आप कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारे आपकी एक्शंस को। फॉर एग्जांपल जब आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं ना, तो आपके हाथ से सिग्नल जाता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को नहीं। आपका हाथ से सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड में ही आपके इसका मैकेनिज्म मौजूद है कि वहीं से फौरन सिग्नल वापस जाता है हाथ को। वो कहता है कि मसल अपना कॉन्ट्रैक्ट करो ताकि तुम्हारा हाथ वापस हिल जाए। और दिस हैपन्स इन 0.03 सेकेंड्स। और अगर ये सिग्नल जाता ना ब्रेन तक और फिर ब्रेन से वापस आता, तो इसको लग जाने थे 0.8 सेकेंड्स, विच इज़ मे बी 27 टाइम्स मोर टाइम, ठीक है। यानी अगर सारा कुछ ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता तो 27 गुना लेट सिग्नल आना था और हाथ जलने का डर होता। तो ये ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी आपका पूरा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये आपकी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ओके, ये न्यूरॉन्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये 1800s और 1900s में इस पे ये पूरी डॉक्ट्राइन बनी, न्यूरॉन डॉक्ट्राइन। सो ये दीज टू जेंटलमैन, कैमिलो गोल्जी एंड सांतियागो रामोन ई काहाल, इनको 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी में। इन्होंने स्टडी किया था कि ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम और इसकी जो इंटरेक्शन है, ये कैसे हो रही है, हमारी बॉडी किस तरह कंट्रोल होती हैं इस इंटरेक्शन से। गोल्जी ने डिस्कवर किया था कि
हमारे जो इसने ब्रेन की स्लाइसेस ली और ब्रेन की स्लाइसेस को एनिमल ब्रेन्स की स्लाइसेस को बहुत ही पतली स्लाइस काट के वो सिल्वर नाइट्रेट में डाल देता था और उससे उससे होता यह था कि जो सेल्स थे वो उस सिल्वर नाइट्रेट की वजह से कलर हो जाते थे। तो उन सेल्स का पूरा जो स्ट्रक्चर है और उनके आपस में जो कनेक्शंस हैं वो सारे वो कलर होके वो नज़र आने लग जाते थे। तो ये बेसिकली दिमाग को देखने का कैमरा आप समझ लें इसको, कि आपको दिमाग का स्ट्रक्चर नज़र आने लग गया था। और वो स्ट्रक्चर और ये कहाल जो है इसने फिर गोल्जी का काम लेके इसने बहुत सारा प्रोग्रेस किया था, गोल्जी का मेथड लेके, और इसने फिर दिखाया था कि हर जो नर्व सेल है या न्यूरॉन है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। पहले व्यू ये था कि ये सब कंटिन्यूअस है, कोई डिस्क्रीट एलिमेंट्स नहीं है हमारी बॉडीज़ के अंदर। उसने दिखाया कि नहीं, आपके अंदर डिस्क्रीट किस्म के अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, और वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे को इम्पल्सेस या सिग्नल्स भेजते हैं, दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये एक न्यूरॉन डॉक्ट्राइन है कि द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट इंडिविजुअल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स एंड दे फॉर्म अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कहाल ने फिर ये इमेजेस इस तरह की बनाई थी जिसपे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉब्स, बड़े ब्लॉब्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ए जहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, ये न्यूरॉन्स हैं, और ये न्यूरॉन्स जो हैं इनसे कनेक्शंस बाहर जा रहे होते हैं और वो कनेक्शंस ब्रांच आउट करते हैं, यानी एक कनेक्शन से और कनेक्शन, उससे और कनेक्शन, उससे और कनेक्शन, और ये फिर कनेक्शंस दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो जो बायोलॉजिकल ब्रेन्स थे उनकी तो ये तस्वीरें बन गई थी कि उनके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं और वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपस में हाईली इंटरकनेक्टेड होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन देम। तो ये हमें, यानी ये न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स का तो हमें पता था, और डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियली इस तरह के नेटवर्क्स बनाना चाहती है। जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन में हमने थोड़ा सा पहले देखा था कि अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स, ईच न्यूरॉन हैज़ अराउंड 7,000, कुछ कहते हैं 10,000 कनेक्शंस टू अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, एक 3 साल के बच्चे में 1,000 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आप न्यूरॉन्स लूज, यानी जब एक बच्चा पैदा होता है उस बच्चे में जितने भी न्यूरॉन उसको पूरी ज़िंदगी में चाहिए थे सारे उसके पास पहले से होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो न्यूरॉन्स जो हैं वो कम होते रहते हैं। अगेन आई वुड एडवाइज, जिन्होंने ज्वाइन किया है अभी, अगर आप अपने PUCIT के ईमेल एड्रेस यूज़ करके लॉगिन करें तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेंगे। वो आपको, सो राइट नाउ आई हैव टू एडमिट यू एवरी टाइम। तो मैं लेक्चर के दौरान एडमिट करता हूँ तो मेरा लेक्चर इंटरप्ट हो जाता है, और कई दफ़ा मैं भूल जाता हूँ, मैं आपको, या मैं नोटिस ही नहीं करता, तो आपको इंतज़ार करना पड़ता है। सो इफ़ यू यूज़ योर PUCIT ईमेल अकाउंट, आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन इन हो जाएंगे। ओके, सो 3 साल के बच्चों में न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, उनके कनेक्शन भी ज़्यादा होते हैं, और एज़ यू ग्रो ओल्डर आपके न्यूरॉन्स भी कम हो जाते हैं, और कनेक्शन भी कम हो जाते हैं। ओके, अब ये न्यूरॉन्स का, अब हम थोड़ा सा, बेयर विद मी, हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी देख लें ज़रा कि अंदर ये कैसे रहा है, ये सिस्टम, ये हो क्या रहा है। जो लेफ़्ट पे फिगर है, लेफ़्ट की फिगर पे, लेट मी ड्रॉ समथिंग। सो लेफ़्ट वाली फिगर पे यू नोटिस कि यहाँ पे ये न्यूरॉन है। सो ये जो बड़ा सा एरिया है, दैट्स अ न्यूरॉन, ये वो सेल है। ये एक, आप कह लें,
मतलब आपकी बॉडी में ये जितने भी नर्वस सिस्टम है इसके अंदर इस तरह के रफली स्पीकिंग इस तरह के ब्लॉब्स से होते हैं। तो ये सेल न्यूरॉन है, पूरा सेल बॉडी है एक, इसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं इस सेल के अंदर। लेकिन ये सेल जो है ये कई और जगहों से इनपुट ले रहा है, ये इनपुट्स आ रही हैं इसको, और ये इनपुट्स जहाँ से आती हैं ये इस तरह ब्रांचेज हैं जहाँ से ये इनपुट लेता है, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। सॉरी, इनको ये डेंड्राइट्स कहते हैं, जहाँ से न्यूरॉन इनपुट लेता है दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन के सेल के अंदर केमिकल सिचुएशन क्या है आयंस की, और ये बाहर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उधर केमिकल सिचुएशन क्या है, ये न्यूरॉन कुछ चार्ज रिलीज कर देगा, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूरॉन फायर हो गया है, ठीक है। और जो न्यूरॉन फायर होता है ना, इसका आउटपुट जो है वो एक ही आउटपुट होती है, यानी इनपुट ये बहुत सारों से ले रहा होता है लेकिन आउटपुट इसकी एक ही होती है। और वो आउटपुट जो है वो एक एक्सॉन इसे कहते हैं, ये एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करती है। न्यूरॉन ने जो भी फायर किया है, चार्ज कुछ रिलीज किया है, जिसको हम पिछली स्लाइड्स पे इम्पल्स कह रहे थे कि जो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, सिग्नल्स फेंकते हैं, ये वो सिग्नल गया है कि न्यूरॉन ने कुछ चार्ज रिलीज किया है फॉर एग्जांपल। और ये एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करती हैं, और ये बिजली होती है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं। और एक्सॉन के थ्रू ट्रैवल करके किसी और न्यूरॉन पे, किसी और न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जहां से वो इनपुट लेता है, उनके साथ ये कनेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सॉन जो है ये आगे जाके कई और न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पे कनेक्ट हुआ होगा और ये अपनी इंफॉर्मेशन उनको भेज रहा होता है। सो जिसको आप न्यूरॉन कहते हैं, इट्स रियली एन इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल, ठीक है। उसमें सेल की बॉडी होती है जिसको सोमा भी कहते हैं, और ये बॉडी रिसीव्स इनपुट वाया फिलामेंट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स, हमने देख लिया। वंस अगेन जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आई वुड एडवाइज़ यू कि आप अपना PUCIT का ईमेल एड्रेस अगर यूज़ कर लें टू साइन इन, ताकि फिर मुझे आपको हर बार अलाउ ना करना पड़े। शुक्रिया। ओके, और ये जो सेल है दूसरे सेल्स को आउटपुट करता है वाया एक्सॉन, और जहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा होता है, यानी ये जो जब एक्सॉन जो आउटपुट है वो जब डेंड्राइट यानी इनपुट से जब कनेक्ट करती है, यानी इस जगह पे जहाँ ये कनेक्ट कर रही है, उसको इन्होंने जूम्ड इन व्यू यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जूम्ड इन व्यू है कि वहां पे हो क्या रहा होता है, यानी ये चार्ज एक आ रहा है, ये वो चार्ज आया था, बिजली आई थी, उस चार्ज की वजह से ये एक्सॉन के एंड पे देयर आर सम थिंग्स कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमिटर्स, ठीक है। ये न्यूरो ट्रांसमिटर्स रिलीज हो जाते हैं, और वो रिलीज होके इस एक्सॉन से आगे जंप करते हैं, दे रियली जंप एंड एंटर द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं इवेंचुअली, यानी यहाँ से बिजली आती है और यहाँ एंड्स पे न्यूरो ट्रांसमिटर्स पड़े होते हैं, और वो न्यूरो ट्रांसमिटर्स हैं जो फिर दूसरे न्यूरॉन को मिल जाते हैं, और ये वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है। न्यूरो ट्रांसमिटर्स का जाना, ये एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है। आपकी सारी एग्जिस्टेंस, आपका उठना बैठना, सारी एक्शंस ये न्यूरो ट्रांसमिटर्स के
एक्सचेंज से हो रही है। और जब न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज ना हो या एक्सचेंज ना हो तो आपकी बॉडी उस तरह से फंक्शन नहीं करती। फॉर एग्जांपल कई जानवर हैं, देयर जो बहुत ही कलरफुल टोड्स होते हैं, फ्रॉग्स एंड टोड्स, जो बहुत ही कलरफुल होते हैं, जितने कलरफुल होते हैं उतने ज़्यादा ये पॉइजनस होते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जो जिनकी स्किन से इस तरह की चीज़ें सिक्रीट करते हैं वो, कि मतलब सांप जब उस टोड को खाता है तो वो उनकी जो सिक्रीशन है वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स को जाके इफेक्ट करती है। तो वो सांप की पूरी बॉडी फंक्शन करना रुक जाती है, उसका सांस खत्म हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है, उसके न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ही नहीं कर रहे, उसको पता ही नहीं अब मैंने क्या करना है। तो वो उससे कई बार डेथ हो जाती है, या इतना पैरालाइज हो जाता है वो सांप या कोई भी अटैकर के या प्रेडेटर के, वो जो जानवर है वो फिर भाग सकता है। ठीक है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर व्हाट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन के अगर हम और अंदर देखें, यानी ओके, सो पहले तो मैंने ये कहा था कि ये बस सेल, मैंने कहा था कि ये जो ब्लॉब है बड़ा सा, ये वो न्यूरॉन है और इसके अंदर बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। तो अब हम इस ब्लॉब को थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सेल की जो बॉडी है उसके अंदर जो मेन काम है वो ये न्यूक्लियस इसका एक होता है। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन सी होती है। here's the membrane down below। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके इर्द गिर्द जब ये मुख्तलिफ न्यूरॉन से जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आ रहे हैं, सो होता ये कि मेम्ब्रेन के अंदर की साइड पे और बाहर की साइड पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो तब ये न्यूरॉन फिर कुछ इसमें एक्टिविटी होना शुरू होती है और फिर ये कुछ फायर करता है, जो कि ये एक्सॉन के थ्रू वो फायर हो जाता है। खैर, अब हम इसकी पूरी डिटेल में तो नहीं जा सकते क्योंकि मुझे तो पता भी कुछ नहीं है इस बारे में, तो हम तो कुछ ख़ास नहीं समझ पाएंगे। लेकिन पॉइंट इज़ के देयर इज़ a huge amount of work that is done on such things, कि न्यूरॉन के अंदर क्या हो रहा है। ये जो न्यूक्लियस है, मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ, तो ये न्यूक्लियस के अंदर भी अब हम न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे, यानी ये जो येलो पार्ट है, क्या हुआ, I can't figure this out. सर अगर हाईलाइटेड पॉइंटर यूज कर लें तो उसमें पॉइंटर भी नजर आ जाता है। तो जी मेरे पास जो टूल है ना उसमें शायद है नहीं, आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट। बहरहाल ये जो येलो पार्ट है ये वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर देयर समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियोलस। और यानी एक हम ये कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन्स है, हमारे जो सिस्टम है, वो न्यूरॉन उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इट टर्न्स आउट कि न्यूरॉन को फिर कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो ही उसके अंदर एक अपने ब्रेन है उसके पूरे के पूरे। तो ये तो जितना हम इसको स्टडी करते जाते हैं और नई से नई बातें निकली आती हैं। इट्स जस्ट इट्स अ नेवर एंडिंग स्टडी ऑफ दीज थिंग्स। तो पॉइंट इज के बायोलॉजिकल सिस्टम्स जो हैं दे आर अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स। वो किस तरह डेवलप हो गए, वो किस तरह बन गए, वो किस तरह फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने इंटरप्रेट कर लिया कि ये फ़लाँ न्यूरो ट्रांसमीटर इतने आएंगे तो मैंने ये करना है और मेरे सिग्नल का ये मतलब होगा। और फिर ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स रियल टाइम में सिग्नल्स आई जा रहे हैं। एक न्यूरॉन जो है ना वो 1 सेकंड में 1000 दफ़ा फायर हो सकता है, यानी 1000 दफ़ा आगे भेज सकता है सिग्नल, डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स। ये इतने ज़्यादा सिग्नल्स को आपकी बॉडी इंटरप्रेट कर रही है। यानी कुछ सिग्नल्स हैं जिनको मैं कहता हूँ ओ किसी ने मुझे बुलाया है,
फिर इसी तरह और सिग्नल्स हैं जो मुझे बता रहे हैं कि अच्छा तुम दीवार के बहुत करीब हो तो बैलेंस, या तुम्हारा बैलेंस ख़राब हो रहा है सीधे चलो। वो इतना कुछ हो रहा है, ट्रिलियंस ऑफ सिग्नल्स। ये इंटरप्रिटेशन किस तरह बन रही है, इस तरह के डेड किस्म के सिग्नल्स हैं सिर्फ, और उनसे हमारी पूरी एग्जिस्टेंस डेवलप हो रही है। तो इट्स एन अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिसको मैं कह रहा हूँ ना कि न्यूरॉन जो है वो एक चार्ज फेंकता है। दिस विल बी द लास्ट स्लाइड होपफुली, सेकंड लास्ट, जो कि न्यूरॉन जो है वो किस तरह से फायर करता है। इसकी एक एब्स्ट्रैक्शन ये है कि न्यूरॉन्स जो हैं दे मेंटेन वोल्टेज की ग्रेडियंट एक होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी ये वो जो गोल मैंने बनाया हुआ है, ये वो न्यूरॉन है, न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, राइट, उसकी बॉडी कह लें। और इस बॉडी के बाहर अगर सोडियम के आयंस बहुत ज़्यादा जमा हो गए, लेट्स अस्यूम कि बहुत ज़्यादा सोडियम के आयंस जमा हो गए हैं, और न्यूरॉन के अंदर जो है न्यूक्लियस के अंदर वहाँ पे पोटेशियम के आयंस ज़्यादा हैं, तो होगा ये कि जब ये पोटेंशियल का डिफरेंस, और ये सारे चार्ज्ड हैं, आयंस हैं, जब ये पोटेंशियल का डिफरेंस एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का हो जाता है ना, तो फिर ये कुछ गेट्स होते हैं, गेट्स या चैनल्स, ठीक है, जो इस वोल्टेज की बेस पे ना या ओपन हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो जाता है तो ये न्यूरॉन जो सोडियम है ना, ये न्यूरॉन के न्यूक्लियस के अंदर आना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये गेट्स कुछ खुलेंगे, इन्होंने अंदर आना शुरू कर देना है, और थोड़ी देर जब ये अंदर आ जाएंगे तो अब फिर से वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्या कहते हैं, पोटेशियम है, पोटेशियम फिर बाहर निकलेगी, ठीक है। और ये बहुत ही क्विकली हो रहा होगा, बहुत ही जल्दी। और ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स का अंदर आना, चार्ज्ड पार्टिकल्स का बाहर निकलना, यही तो करंट है, और ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसे तो न्यूरॉन फायरिंग कहते हैं, ठीक है। तो बड़ी जल्दी इसका इक्विलिब्रियम आ जाता है, और फिर ये गेट्स बंद हो जाते हैं और न्यूरॉन फिर से स्टेबल हो जाता है। तो ये शार्प वोल्टेज चेंज होता है केमिकल्स के थ्रू, और तो ये न्यूरॉन एक इलेक्ट्रोकेमिकल पल्स या स्पाइक, या जिसको हम इम्पल्स कहते हैं, ये जनरेट कर देता है। तो इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस के बाहर ये है, अंदर ये है, तो इतना जब डिफरेंस हो जाएगा तो मैं फायर करूँगा, ठीक है। इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और जब ये फायर करता है तो ये, जैसे हमने पहले कहा कि वो एक्सॉन जो था, न्यूरॉन की जो आउटपुट है, उस एक्सॉन पे ये बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती है। कुछ हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जिन पे वो जो आउटपुट, जो एक्सॉन थी, उस पे जो आउटपुट इम्पल्स जा रही होती है, वो कोई 400 किलोमीटर्स पर आवर पे जाती है, यानी लाहौर से इस्लामाबाद 1 घंटे में, ठीक है। हम लोग तो कोई 3-4 घंटे लेते हैं, 4 घंटे कह लें गाड़ियों पे, तो वो आपकी गाड़ियों से 4 गुना तेज़ वो बिजली की स्पीड पे वो जा रहा, वो होती बिजली है, ठीक है, उस पर जा रहा होता है। और ये जो सिग्नल्स हैं, ये जब अगले न्यूरॉन को पहुंचते हैं ना, तो ये हो सकता है अगले न्यूरॉन को या तो फायर करने में हेल्प करेंगे, या फिर हो सकता है उसको फायर ना करने में हेल्प करेंगे। यानी ये जो एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं, दे कुड बी इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग, दे कुड बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, कि या वो अगले को फायर करवाएगा या अगले को फायर करने से रोकेगा, ठीक है। तो ये येस और नो, 0 और 1, इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। ये खैर, ये बात मैंने कर दी है, ये वही एक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है कि मेम्ब्रेन पे जब पोटेंशियल डिफरेंस एक सर्टेन वैल्यू पे पहुंच जाता है, तो फिर वो सोडियम को अंदर लाने वाले गेट्स खुल जाते हैं। सोडियम जब अंदर आने लग जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने लग जाता है, तो फिर पोटेशियम को
बाहर फेंकने वाले गेट्स खुल जाते हैं तो वो बाहर जाने लग जाती है, जब वो बाहर जाने लग जाती है फिर एक बैलेंस होने लग जाता है, तो फिर इवेंचुअली दोनों गेट्स बंद हो जाते हैं। और तो ये जो चार्ज का फ्लो था, आई वुड से ये जो यहाँ पे एक्शन हुई है इतने से रीजन में, ये वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थी कि कुछ अंदर आए चार्ज, कुछ बाहर चला गया, ये बड़ी क्विकली ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गई। देखें, आई होप आप डर ना गए हो कि ये हमें न्यूरो साइंस और ये तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हम तो कंप्यूटर साइंस और डीप लर्निंग ये पढ़ने आए थे। इससे आगे हम नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा था कि हमारी जो बॉडीज़ हैं वो उनके कोई बेसिक यूनिट्स हैं, और वो जो बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, वो आपस में सिग्नल्स फेंकते हैं, ठीक है। और हमारी सारी एग्जिस्टेंस जो है इन सिग्नल्स पे बेस्ड है। और बाकी कोर्स में हम इस बायोलॉजी को, फिजियोलॉजी को, न्यूरो साइंस को, इन फिज़िकल चीज़ों को बिल्कुल दोबारा कभी टच नहीं करेंगे। हमने बस इनसे इंस्पिरेशन एक ले ली है, और वो इंस्पिरेशन ये है जो एंड पे लिखी हुई है कि वी विल जस्ट फॉर्म अ वेरी 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 कन्वीनियंट एब्स्ट्रैक्शन। और वो ये है कि न्यूरॉन, बॉडी के जो न्यूरॉन्स हैं, दे फायर व्हेन नेट चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन एक्सीड्स सम थ्रेशोल्ड। जब पोटेंशियल डिफरेंस, वो सोडियम पोटेशियम आयंस का वो डिफरेंस अगर एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया है, तो ये न्यूरॉन अपनी जॉब का जो एक पोर्शन है ना, फायर करना, वो ये कर देगा, ये बस फायर कर देगा और फिर सो जाएगा, ठीक है। फिर अगर दोबारा ये पोटेंशियल हुआ, ये फिर फायर कर देगा और फिर सो जाएगा बड़ी क्विकली। और इस कोर्स में, अगले लेक्चर्स में, अब हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनाएंगे, और वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन भी बिल्कुल इसी मॉडल पे बेस्ड होगा कि हमारे पास भी एक आर्टिफिशियल सेल होगा, वो बहुत सारे दूसरे सेल से इनपुट ले रहा होगा, और बेस्ड ऑन दैट इनपुट वो फैसला कर रहा होगा कि मैंने आउटपुट फायर करना है कि नहीं करना। ये पूरा डीप लर्निंग की जो कहानी है, ये इस चीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। विद दैट आई कैन एंड माई लेक्चर। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आई एम ओपन। जी अस्सलाम सर। जी वर्षाम जी। सर जैसा कि आपने कहा कि ये न्यूरल नेटवर्क और इन सारी स्टडीज को हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे, तो इससे रिगार्डिंग कुछ मटेरियल मुझे चाहिए था रिगार्डिंग, जैसा कि आपने कहा था कि जब चाइल्ड होता है 3 साल का तो उसके न्यूरॉन्स की तादाद ये होती है, तो इस सारे से रिलेटेड मुझे कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए था। इसमें जो मैंने, आप इन्हीं स्लाइड्स में देख लीजिएगा, ये अपलोडेड हैं, जहाँ मैंने इस तरह की डिटेल्स दी है ना कि ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसमें कितने न्यूरॉन्स हैं, कितने कनेक्शंस हैं। तो जनरली मैंने वो रेफरेंस भी दी हुई है स्लाइड्स में ना, कि ये इन्फॉर्मेशन फ़लाँ जगह से है, ये इन्फॉर्मेशन फ़लाँ जगह से, जनरली मैंने दी हुई है। कभी कभी आई बिकम लेजी, बट जनरली मैंने दी हुई है। तो वो रिसोर्सेज आप देख लें, और इफ़ यू नीड मोर तो आप मेरे से वैसे मुझे ईमेल कर दीजिएगा। लेकिन वो जो और रिसोर्सेज है ना, वो भी फिर आई विल गूगल देम फॉर यू, मुझे भी खास पता नहीं है। सर आपने जैसा कि मेंशन किया कि दूसरे बायोलॉजिकल ब्रेन्स और ह्यूमन बींग्स के ब्रेन में डिफरेंस इस तरह से है कि कुछ ऐसी वेवलेंथ्स को ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैच नहीं कर पाता और बाकी जो है बॉडीज वो कैच कर लेती है। लेकिन सर अगर हम वैसे देखें तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो ये हमारी लर्निंग्स में कोई एफिशिएंसी है या फिर कोई और वजह जो हम बाकी चीज़ों को जो है वो उस तरह से जो है ना वो नहीं समझ पाते या उसको नहीं लर्न कर पाते, तो बाकी बॉडीज कर लेती हैं। इंसान अशरफुल मखलूकात होता होगा लेकिन खुदा नहीं है। तो अशरफुल मखलूकात है तो मखलूक ही ना, और बहुत ही लिमिटेड है,
यानी हम इतने ज़्यादा लिमिटेड हैं कि मतलब कोई यानी ये तो खैर ये इस पे तो मैं ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस पे तो बड़ी देर बात लंबी हो जाएगी बात। हमें तो कुछ भी नहीं पता, ना हम लाइट देख सकते हैं, ना हम साउंड सुन सकते हैं। बहुत ही ये आम कई बायोलॉजिकल कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा लाइट के स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं, जानवर होंगे जो हमसे ज़्यादा साउंड के स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। बिल्लियाँ हमसे बेहतर देख सकती हैं कुछ मामलों में, सांप हमसे सर ये बेहतर। तो मैं कह रही हूँ कि सॉरी सर, ये तो मैं कह रही हूँ कि अगर हम अशरफुल मखलूकात हैं तो बाकी जो बॉडीज हैं उनके लिहाज से तो हम अगर हमें फोकियत दी है ना नहीं तो दी, वो हमसे बेटर, ये नहीं हमारी लर्निंग में डेफिशिएंसी है, नहीं कुछ और वजह है? नहीं दी फोकियत। ये क्लेम फॉल्स है कि आपको फोकियत दी गई है। आप उड़ सकती हैं, नहीं सर। फिर किधर गई फोकियत आपकी? अच्छा चलें उड़ना तो रहने देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक शेर आ जाए, मुकाबला कर लेंगी? नहीं सर ऐसा किधर नहीं है, लेकिन किधर गई फोकियत? अगर सर अगर सर्वाइवल में अगर आप सर्वाइवल में मुकाबला नहीं कर सकते, एक जानवर आया वो आपको खा गया है, आप मर गए हैं, तो किधर गई फोकियत? तो वो फोकियत की जो डेफिनेशन है ना उसको उसको रिकंसिडर करें कि वो फोकियत किस मामले पे है। वो ऐसा नहीं है कि सारी फिजिकल चीज़ों में हमारी फोकियत है, उस फोकियत का शायद मतलब कुछ और है, पर वो एक अलग जी वैसे। सर, थैंक यू सो मच। जी जी। Sir, do we have lecture on Wednesday this week? एक्चुअली लेक्चर मेरे ख्याल में इस हफ्ते जो है एक लेक्चर ही है, क्योंकि ये हफ्ते में आप लोगों को मैक्सिमम चांस दिया जा रहा है कि आप सब लोगों के लेक्चर्स अटेंड करें, सारा कुछ देखें, आपकी चॉइसेस पूरी अपॉर्चुनिटी मिले आप लोगों को। तो वेंसडे को मेरे ख्याल में लेक्चर नहीं क्योंकि है। वेब पेज पे मेंशन था। जी बिल्कुल, ये असल में पहली दफ़ा किया है कि हमने ना ये इस हफ्ते में सिर्फ बस एक लेक्चर रखा है सारे कोर्सेज का। लेकिन फॉर्मल जो स्केड्यूल है ना वो अगले हफ्ते शुरू होगा। सो हाँ, वेंसडे को देर इज़ नो लेक्चर अनलेस समथिंग चेंजेस। मेरे ख्याल में वेंसडे को देर इज़ नो लेक्चर दिस वेंसडे। All lecture, thank you. नुमान ने हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ असल मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्चुअली जब हम लोग न्यूरल नेटवर्क बना रहे होते हैं तो न्यूरॉन से आगे मल्टीपल आउटपुट्स जा रही होती हैं, मतलब कि उसकी जो आउटपुट जनरेट होती है आगे फर्दर एज अ इनपुट मल्टीपल न्यूरॉन्स के अंदर जा रही होती है। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि ये एक्सोन सिंपल एक ही है और आगे फर्दर स्प्लिट हो रहा है डेंड्राइट्स के अंदर, तो क्या वहां पे वो कोई प्रोसेसिंग होगी या मतलब कि हम उसकी मैपिंग जब हम एक्चुअल न्यूरल नेटवर्क के अंदर कर रहे होते हैं तो वहां पे हम उस चीज को मतलब कि स्किप कर रहे हैं? इसका थोड़ी सी कंफ्यूजन थी मुझे कि मैं ये कह रहा था कि हमें वहां डेंड्राइट से ही आगे फर्दर न्यूरॉन्स को इनपुट दे देते, एक्सोन की जरूरत यहाँ पे क्यों पेश आई? जब आप वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल देखेंगे ना तो आप कहेंगे ले ये क्या किया, ये वो पिछला पढ़ाया क्यों था, अगर ये हरकत करनी थी तो पिछला पढ़ाया क्यों ये सारा। आपको ये पूरा लेक्चर यूजलेस लगने लग जाएगा। यानी हम जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल लेके आते हैं, यू विल रियलाइज कि वो इतना एब्स्ट्रैक्टेड है, इतना सिंप्लीफाइड है कि वो असली न्यूरॉन से उसकी जो है ना असली न्यूरॉन से उसकी जो रिलेशन है वो बस इतना ही रह जाता है कि असली न्यूरॉन भी कुछ इन्वायरमेंट से इनपुट लेता था और कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर देता था, बस ये ही रह जाती है उसकी एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही सादा उसको हमने फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन की हुई है। रहमान ने भी हाथ खड़ा किया था। जी सर। जी सर आपने अभी बात की थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 35% वेटेज का है। जी तो उसमें जब हमने व्हाटएवर हम कुछ भी डेवलप करते हैं लाइक कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, तो उसमें हमें जो मॉडल यूज करने हैं वो प्री ट्रेन यूज करेंगे कि ट्रेन करेंगे उसे? नहीं, यू विल हैव टू डू सम ट्रेनिंग ऑफ कोर्स। ओके सर, मतलब हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक्स। आपको हो सकता है डेटा भी इकट्ठा करना पड़े, और डेटा इकट्ठा करना सर वही ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हो सकता है हम या तो डेटा सेट बना बनाया यूज़ कर लें, लेकिन डेफिनेटली ट्रेनिंग आपको खुद करनी पड़ेगी फॉर श्योर। ओके सर, थैंक्स। नो प्रॉब्लम। अली रज़ा का कोई सवाल है, हाथ खड़ा किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम।
तो सर ये न्यूरल मॉडल जो हम लेके चल रहे हैं, न्यूरॉन फायर जो करता है इस पूरा न्यूरल सिस्टम, इस पे एक अल्टरनेटिवली इसी से मतलब इसी न्यूरल बेस्ड सिस्टम जो बायोलॉजिकल बेस्ड सिस्टम है, इससे आगे एक और उन्होंने चीजें डेवलप की हुई हैं तो जिसे हम मशीन लर्निंग कह सकते हैं, हेरारिकल टेम्पोरल मेमोरी HTM, जो मेंटा वालों ने। तो सर इसके ऊपर कुछ आप बताना चाहेंगे कि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम डीप लर्निंग जो हम यानी कि जो यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम मल्टी ML बताते हैं MPL, वो उसकी तरह नहीं हमारा माइंड काम करता, लेकिन वो जो उन्होंने HTML अपना मॉडल दिया वो कहते हैं ये बिल्कुल ज्यादा बेहतर है जिस तरह मतलब न्यूरल सिस्टम काम करता है। हेरारिकल टेम्पोरल मेमोरी हो सकता है, मैंने नहीं सुना हुआ, मैंने पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए मैं शायद कुछ कह नहीं सकता। सर क्योंकि वो भी यही क्लेम करते हैं कि ये भी डीप लर्निंग ही है, लेकिन इसके अंदर हम डायरेक्ट इनपुट जो है वो वैल्यू सिंपल नहीं यूज करते, हम उनको मजीद वो सिग्नल्स के अंदर लेके चलते हैं। एक सिंगल वैल्यू को मजीद हम एक मैट्रिक्स के अंदर या एक वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं जी। वो एम्बेडिंग नहीं होती, वो 0-1 फॉर्म के अंदर कुछ वेक्टर होता है जो उस वैल्यू सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से सर उन्होंने सारी चीजें बताई। जी देखें, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्शंस हैं, यानी थोड़ा सा आज के लेक्चर का एक मकसद ये था ना कि हमें थोड़ा सा ये अप्रिसिएशन हो जाए कि जो असली सिस्टम्स हैं जिनको हम इंटेलिजेंट सिस्टम्स कहते हैं, जिनको हम मानते हैं कि ये चलते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, दे आर इंसेनली कॉम्प्लेक्स। उनको समझना ही बहुत मुश्किल है, उनको कॉपी करना तो बात की बात है ना, उनको समझना बहुत मुश्किल है। तो उससे ये होगा कि आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये जितने भी अब आर्टिफिशियल सिस्टम्स आने लगे हैं ना, ये उसकी कोई ना कोई एब्स्ट्रैक्शन है, उसकी कोई ना कोई अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये जो हम जो न्यूरॉन्स पढ़ेंगे ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, ये हायरार्किकल टेम्पोरल मेमोरी ये कोई और अप्रॉक्सीमेशन है। हर एक के कोई प्रोज एंड कॉन्स होते होंगे, हो सकता है कोई वाकई बेहतर होते हों, तो ये मॉडल्स भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे। कई दफ़ा पुराने मॉडल्स जो लोग छोड़ चुके होते हैं, पता लगता है कि यार वो तो बहुत ही यूज़फुल थे, फिर वो रिकवरी कर लेते हैं कई सालों बाद, 30-40 सालों बाद पुराने मॉडल्स वापस आ जाते हैं। तो ये मॉडल्स हैं, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, कुछ एक सिचुएशन में बेहतर चलते हैं, कुछ किसी और में बेहतर चल जाते हैं। थैंक यू सर। ठीक है जी, और किसका सवाल था? अली रजा, नुमान, दो लोगों के हाथ खड़े हैं सर जी। सर क्वेश्चन ये था कि टर्म प्रोजेक्ट के बारे में ही कि मतलब 35 मार्क्स का टर्म प्रोजेक्ट है, तो क्या हमें इसे डे फर्स्ट से लेके चलना चाहिए या इसे मिड टर्म्स के बाद इसे देखेंगे? मतलब इसका थोड़ा सा गाइड कर दें, ये किस तरह इसे लेके चले। ये डेफिनेटली मिड टर्म से पहले है। हम अभी आई फील के 2-3 हफ्तों में कोर्स के विदिन 2-3 वीक्स आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिसाइड कर लेने चाहिए। वी विल हेल्प यू आउट विद दीज थिंग्स, पर साथ साथ चलेगा ये काम। और इसमें आपको जो रेसिटेशंस है ना, दे विल हेल्प यू आउट, क्योंकि रेसिटेशंस प्रैक्टिकल चीज़ों की हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे, तो वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, वहाँ से कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि अच्छा ये ऐसे होता है। तो 2-3 हफ्तों में कुछ आपकी डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। और कोई सवाल? रोल नंबर 505, मुझे आपको पूरा नाम पढ़ा नहीं जा रहा। सर मुझे ये पूछना था प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि हमें इंडिविजुअली उस पर काम करना होगा या ग्रुप्स में? ये जजिंग बाय द पीपल इन दिस मीटिंग, 48 थे, अभी 47 रह गए। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरे ग्रेजुएट कोर्स है, इसमें 6 लोग होते हैं, 7 होते हैं मैक्सिमम, तो ये तो मैं ही डर गया हूँ। मेरे कई न्यूरॉन्स फायर करने लग गए हैं रैंडमली कि ये 48 लोगों के साथ ये कोर्स कैसे कंडक्ट होगा। तो आई एम होपिंग कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आज के लेक्चर के बाद भाग जाएंगे कि यहाँ तो पता नहीं क्या होने लगा है। अगर लोग कम हुए तो फिर इंडिविजुअल होंगे प्रोजेक्ट्स। अगर इस किस्म का नंबर हुआ जो अभी नज़र आ रहा है, फिर कुछ सोचना पड़ेगा,
फिर ग्रुप्स में करना पड़ जाएगा, जस्ट प्रैक्टिकली स्पीकिंग यानी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आबिद कुछ नुमान आप और भी पूछना चाह रहे हैं या हाथ पहले से रेस था? वरना आबिद आप पहले पूछ लें। जी आबिद, आपका सवाल। सर जो मटेरियल में डाउनलोड नहीं हो, सर ये जो मटेरियल है मैं पे जी जी, वो डाउनलोड नहीं हो रहा, कौन से वाला? फर्स्ट लेक्चर का। बाकी लोगों को भी यही सर प्रॉब्लम है? फर्स्ट लेक्चर के जो मटेरियल जो है वो पीडीएफ की बात कर रहे हैं? डाउनलोड नहीं हो रहा, नॉट फाउंड आ रहा है, तो अगर आप उसको देखें बाद में। पीडीएफ की बात कर रहे हैं? कैन अदर पीपल वेरीफाई? नहीं सर, स्लाइड्स के साथ जो मटेरियल है हाँ वो शायद अभी नेक्स्ट फर्स्ट लेक्चर, हाँ वो मैंने अभी अपडेट नहीं किया, वो उसको अभी ना देखें, वो आपकी जो जो पीडीएफ में वर्किंग नोटबुक्स और पाइथन वगैरह। हाँ वो आप रेसिटेशन का इंतज़ार कर लें एक्चुअली। अच्छा टीए मौजूद हैं, अरबिश अरबिश आप अवेलेबल हैं? जी सर। So guys, Arbish Akram will be your TA. She will be conducting all the recitations और ये सारी चीज़ें। Arbish, do we plan a recitation on this Friday? हमारा है प्लान या हम अगले फ्राइडे? Yes sir, we have a plan. This Friday? जी सर इस फ्राइडे हमारा प्लान है। चलें। हम जुपिटर नोटबुक्स और इंस्टॉलेशन को बस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट फ्राइडे से फॉर्मली फिर पाइथन, नमपाई और बेसिक्स और इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो कंडक्ट रेसिटेशन। तो ये जो मटेरियल फॉर्मली डाउनलोड नेक्स्ट वीक से, और तो ये जो मटेरियल अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, ये हम होपफुली इस फ्राइडे से पहले हम वो इसको रिप्लेस कर देंगे सही वाले मटेरियल से। बिल्कुल ये रिप्लेस होगा। टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग अभी तो हमने कहा हुआ था कि सेम टाइम फ्राइडे को वही 8:30। आप लोग क्या कहते हैं? फ्राइडे को अभी क्लासेस तो कोई नहीं है मेरे ख्याल में। मेरे ख्याल से सर नहीं है, फ्राइडे की फर्स्ट स्लॉट के अंदर नहीं है, शायद बाद में भी ना हो, मुझे लगता है। हाँ जी, नहीं है बिल्कुल नहीं है, तो थर्सडे तक है मेरे ख्याल में। अगर मैं आप लोगों से, ठीक है, असल में 50 लोग हैं इस वक्त यहाँ पे, और अगर मैं लोगों से पूछने लग गया तो कभी फैसला नहीं होना। तो फ्राइडे को 8 बजे ही है, 8:30। जी सर बिल्कुल ठीक है, फ्राइडे को 8:30। और ये ना एक इंट्रोडक्टरी टाइप रेसिटेशन है, इसमें हम सिर्फ सेटअप करवा रहे हैं कि आपको फलां चीज़ चाहिए होगी, फलां चाहिए होगी, ये होगा। और कोई अरबिश हम कोई ख़ास टेक्निकल चीज़ें तो नहीं कर रहे, सिर्फ सेटअप ही होगा, राइट? जी सर बिल्कुल, हम इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे, इसमें हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें भी उससे अगर बेहतर हो जाएंगे। हाँ, और एंड इफ़ यू एंड अप नॉट टेकिंग द कोर्स, दिस माइट स्टिल बी हेल्पफुल, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं वो ये पाइथन वगैरह और इस पे ही चलते हैं। तो वो रेसिटेशन कैन स्टिल बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू अगर आप ये कोर्स नहीं भी लेते। हाँ ठीक है। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? कोई कंसर्न्स, कमेंट्स? चलें, इफ़ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस तो ठीक है, लेट्स एंड द लेक्चर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया आने का। आई होप पार्ट ऑफ मी होप्स कि आप सब मोटिवेट हुए होंगे और आप इस फील्ड में पढ़ना चाहेंगे और आप कोर्स लेंगे। बट द अदर पार्ट ऑफ मी होप्स के मेजॉरिटी आप लोग चले जाएंगे, ताकि हमें बहुत कम असाइनमेंट्स चेक करनी पड़े, बहुत कम लोड उठाना पड़े। तो लेट्स सी। ठीक है जी, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।